सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे NE2 का पेपर 2023 का, जो PCM वाले देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो वाले। एक तो सिर्फ केमिस्ट्री को के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे ऑन डिमांड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये एग्जाम 25 और 26 अप्रैल को होने वाला है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड वुड बी डिकम्पोज्ड बाय 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इफ 6 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड 1.825 ग्राम ऑफ HCl आर प्रोड्यूस इन द रिएक्शन। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी रिएक्शंस में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मान लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड का X हो गया प्लस 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू 6 प्लस कितना दिया आपको 1.825 ग्राम। प्रोडक्ट का कितना आएगा, एक टोटल मास और टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, तो हमें X निकालना है। तो बोलिए कितना आ जाएगा, तो 6.0 माइनस 4.9 कितना हो जाएगा, तो 6.9 मतलब 1.1 और इसमें 1.825 को ऐड कर दीजिए, कितना मिल जाएगा 2.925। ये इसका कॉन्सेप्ट क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बेसिक क्लास 11 में पढ़ते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि किसी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में माइंडेड, नॉट इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास जो होता है कंजर्व नहीं होता है, वहाँ पे मास इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2.925। ठीक, तो ऑप्शन बोलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 2.925। ठीक, सेकेंड मतलब क्वेश्चन नंबर 37, Which of the following forces of association are found in physical adsorption? Adsorption पढ़ा था, सरफेस फिनोमेना दो तरह का होता है, फिजिकल और केमिकल। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या था, केमिकल फोर्सेज आर इन्वॉल्व। फिजिकल एडजॉर्प्शन का मतलब था फिजिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, यानी आयनिक नहीं होगा, कोवेलेंट नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों का नेचर क्या है, केमिकल। फिजिकल में एनी टाइप ऑफ फिजिकल फोर्सेज, दैट इज एनी टाइप ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्सेज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बोलिए सी। ठीक, तो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी। ठीक है, तो नाम में ही है, फिजिक्स ऑप्शन भी बोलते हैं इसको, फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल फोर्सेज आर रिस्पांसिबल, फिजिकल फोर्सेज में एनी टाइप ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज, तो क्वांटम नंबर्स का सिग्निफिकेंस, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, एज नेम सजेस्ट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी सी था। ठीक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, नेम, साइज, रेडियाई, एनर्जी ऑफ द सेल। एजिमुथल क्वांटम नंबर, सबसेटिक क्वांटम नंबर एल क्या बताता था, सब सेल, एनर्जी ऑफ सेल्स एंड सब सेल बताता है। ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बताता है, जितने ओरिएंटेशंस होंगे उतने ही ऑर्बिटल्स होते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती थी, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्चुअली डिपेंड्स ऑन एजिमुथल क्वांटम नंबर -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0 2L + 1, जितना L की वैल्यू होगा उसमें डबल से एक ज़्यादा कर देंगे। तो S के लिए क्या था, L की वैल्यू 0 था, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए S में एक ही ऑर्बिटल है, एक ही सबसेल है। P के लिए L की वैल्यू क्या लेते थे 1, तो इसमें कितने आते हैं, 3 आते हैं, PX PY PZ। तो P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, D के 5 होते हैं, F के 7 होते हैं। क्लियर। चलिए, व्हाट विल हैपन व्हेन डाइइथाइल ईथर इज ट्रीटेड विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट HI। ठीक है, तो देखिए हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट HI है, तो इसलिए तो किसी भी ईथर का रिएक्शन कराते थे, रिएक्शन ऑफ ईथर HI के साथ। ठीक, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। अगर सिमेट्रिकल है तब तो आप कहीं से तोड़िए, बनना क्या था, अल्कोहल और एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो पहले तो एल्किल हैलाइड तो बनेगा ही, अब डाइइथाइल ईथर का इथाइल क्लोराइड, बट यहाँ में हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड का है, तो मतलब यहाँ भी रिएक्शन हो जाएगा, तो इसलिए आपको क्या बन जाएगा, सीधा सीधा 2 मोल्स ऑफ इथाइल आयोडाइड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस द सेंट्रल एटम हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कह रहा है। ठीक, हैज sp3, सॉरी sp3 नहीं था यहाँ में, sp2 था क्वेश्चन में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, टाइपो एरर हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था क्वेश्चन में। ठीक है, वाटर में क्या होता है sp3, तो ये कहानी खत्म। अमोनिया में भी क्या होता है, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर था, sp3 खत्म। बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसमें बोरान में क्या होता था, Bf3 में sp
2, तो BF3 में होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन डायगोनल प्लेनर। NO2 माइनस, इसमें भी क्या था sp2, बट NH2 माइनस इसमें क्या हो जाता है sp3, तब आप ऑप्शन मिला लीजिए। तो BF3 एंड NO2 में क्या हो जाएगा sp2। क्लियर? What does the van der Waals constant B refers? तो van der Waals constant A और B का सिग्निफिकेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, चलिए van der Waals constant A हमें क्या बताता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो ये हमें बताता है। इसीलिए कहते हैं कि जिस गैस के लिए van der Waals कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, A की वैल्यू ज्यादा होगी, उसमें लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी ज्यादा होगा, उसकी सॉल्बिलिटी भी ज्यादा होगी, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। ये हमें बताता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इट इज ए मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये ए की बात नहीं कर रहा है क्वेश्चन में, हमें क्या पूछा आपसे? बी। तो बी क्या बताता था? वॉल्यूम ऑक्युपाइड, को वॉल्यूम के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है, इसकी वैल्यू जनरली क्या होती है? 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन मॉलिक्यूल्स। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसका इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो क्वेश्चन 41 का सी। ठीक है, चलिए प्लेनर कॉम्प्लेक्स MABCD गिव्स, तो देखिए अगर 4 डिफरेंट लिगॉन्ड्स होते हैं MABCD, तो उस केस में टोटल कितने बनते हैं? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर फॉर्म। और अगर 6 डिफरेंट होंगे ABCDEF, तब उस केस में कितने बनते हैं? 16 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में और भी वो इस तरह का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ, आप एक बार देख लीजिए। तो याद रखिए, कोई भी 4 डिफरेंट लिगॉन्ड लेंगे तो उसमें 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। ठीक, ऑप्टिकल का तो कोई चांस ही नहीं है, ना इसमें ना इसमें, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। 6 डिफरेंट होते हैं तो उस केस में बनते हैं 15। ठीक है, तो ऑलरेडी नीट के में भी क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक, सिर्फ 4 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं पूरी केमिस्ट्री में। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, depression in freezing point, and then osmotic pressure. देखिए boiling point, freezing point, vapor pressure, it's not a colligative property. ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट की क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसीलिए अक्सर हम जल्दबाजी में बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं और ऑप्शन मार के आगे बढ़ जाते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ये कॉलिगेटिव नहीं है। कॉलिगेटिव क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसका फॉर्मूला पाई इक्वल टू CRT। क्लियर? ठीक है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना, एक एक ऑप्शन को काट के हमें, मतलब एक एक ऑप्शन को हमें रूल आउट करते हुए तब करेक्ट ऑप्शन को देखना है। विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेम ग्रुप? सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं। सेम ग्रुप में बिलोंग करने का मतलब क्या हो गया? कि जिनका लास्ट वैलेंस शेल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सेम होगा। देखिए इसमें 2 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, 17 17। 17 का मतलब हो गया क्लोरीन, हैलोजन, ग्रुप 17 हो गया, लास्ट वैलेंस शेल में क्लोरीन है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, तो एक ऑप्शन दिया है 17 और के साथ 38, और दूसरा दिया है 17 के साथ 53। 53 क्या है? आयोडीन, और 17 क्या है? क्लोरीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिनको हम क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक, क्लियर? चलिए, Which of the following condition is correct for a spontaneous endothermic reaction? ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है। स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S। ठीक, स्पॉन्टेनिटी के लिए क्राइटेरिया क्या था? डेल्टा G मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ये स्पॉन्टेनियस तो है, स्पॉन्टेनियस है तो मतलब डेल्टा G तो नेगेटिव होना ही होना है, ये ब्रह्मा जी का वरदान है। अब डेल्टा H का साइन क्या लिखा आपको? इंडोथर्मिक लिखा है। इंडोथर्मिक का मतलब यहाँ में क्या आएगा? प्लस आएगा, वॉट एवर द वैल्यू, लेकिन प्लस आएगा, माइनस T इंटू डेल्टा S। अब मैथमेटिकली सोचिए कि हमें डेल्टा G को नेगेटिव लाना है,
ये तो प्लस है और ये फॉर्मूले का माइनस है, टी की वैल्यू तो नेगेटिव होगा नहीं। अगर डेल्टा एस मान लीजिए माइनस आता है जैसे सपोज, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये स्पॉन्टिनिटी के क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए डेल्टा एस नेगेटिव तो नहीं हो सकता। ठीक, तो इसको माइनस करने के लिए, डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए टी इंटू डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। ये तभी पॉसिबल है जब डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। क्योंकि अगर यहाँ प्लस रखते हैं जैसे सपोज प्लस माइनस और ये प्लस, तो मैथमेटिकली इसकी वैल्यू नेगेटिव कब आएगा, जब ये वाला टर्म इससे ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ से ये इस तरह का भी क्वेश्चन मिल जाता है कि टी इंटू डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। आपको टेम्परेचर की वैल्यू पूछ देगा, आप देखिएगा नीट में ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक, इसलिए इसमें क्या होगा, डेल्टा एस मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तभी आपका ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगा। क्लियर ना? ठीक है, ये अच्छा टॉपिक है, ये क्वेश्चन बहुत सारा यहाँ से मिलेगा। At 490 डिग्री सेल्सियस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ HI। सिंथेसिस मतलब बना रहे हैं, तो HI कैसे बनता है, H2 प्लस I2। चलिए इक्विलिब्रियम है तो लिख देता हूँ साइन 2HI। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको कितना दिया है, 50 दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K फॉर द डिसोसिएशन ऑफ HI। डिसोसिएशन ऑफ HI के लिए पूछ रहा है। तो डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। एक इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, तो ये सीधा सीधा है कि जिस रिएक्शन को जस्ट हम रिवर्स करें, मॉड को चेंज करें, तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/50, 1/50 मतलब रख के सॉल्व कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 0.02। एक तो तीन कॉन्सेप्ट एक्चुअली कि अगर एक रिएक्शन दिया आपको, दूसरा रिएक्शन पूछ रहा है, उसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है। ठीक, नंबर 2 स्टोइचियोमेट्री चेंज करें, मतलब 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके पावर में जाएगा। तो अगर किसी रिएक्शन को 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका स्क्वायर होता है। अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका पावर 1/2 आएगा। दो रिएक्शन को ऐड करने से अगर तीसरा रिएक्शन मिलता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि ए से सी के लिए निकालो तो ये आ जाएगा K1 इंटू K2। और डिटेल क्वेश्चन आपको देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, केमिकल इक्विलिब्रियम के प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव है। उतना क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड सिस्टम द क्लोराइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज ए कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है। तो HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग है। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट जो हो जाएगा वो वीक बेस हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। ठीक, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड क्योंकि मिनरल है, तो ऑब्वियसली इसका कॉन्जुगेट जो हो जाएगा, कॉन्जुगेट मतलब जिसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का मतलब क्या बोलते थे, जिसमें विच डिफर बाय ओनली वन प्रोटॉन। तो ऑब्वियसली HCl जब आयोनाइज होगा तो आपको क्या देगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा वो आप खुद ही बता दीजिए। तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वीक बेस। क्लियर? चलिए, in Lessing's test for nitrogen in organic compound, the Prussian blue color is obtained due to formation of, important question है, Prussian blue color। तो प्रैक्टिकल अगर हम लोग कराते हैं तो हमें ब्लू कलर बोलते हैं, ब्लू कलर आता है मतलब नाइट्रोजन कन्फर्म, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Fe4 FeCN6 का होल राइस। चलिए, इसका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में IUPAC नेमिंग भी पूछता है, तो ये इसको बोलते हैं आयरन थर्ड, 6 का मतलब हो गया हेक्सा साइनो, नेगेटिव होने से मेटल का नाम में 8 लगाते हैं, फेरेट एंड देन ब्रैकेट में 2। तो कहीं कहीं आपको ये IUPAC नाम देके भी पूछ सकता है ऑप्शन में, सिर्फ इस कंपाउंड का नाम पूछ सकता है या प्रशियन ब्लू का IUPAC नेम। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन जो भी आएगा मैंने यहाँ डिटेल डिस्कस कर दिया। इनहेबिटर इज इसेंशियली, इनहेबिटर का मतलब क्या होता है, जो किसी रिएक्शन के रेट, स्पेशली एंजाइमेटिक रिएक्शन के रेट को कम कर देते हैं। और नेगेटिव कैटलिस्ट में क्या होते थे, विच रिटार्ड्स द रेट ऑफ ए रिएक्शन, विच रिटार्ड्स द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, उसको बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक, पॉजिटिव कैटलिस्ट में होते हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, इनहैंस कर देते हैं। होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता था कि व्हेन रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में हो, दोनों या तो सॉलिड हो या तो लिक्विड हो या तो गैस हो।
देख हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है कि व्हेन रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेजेस, जैसे अमोनिया वाला एग्जांपल में आयरन हम लेते हैं नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, बट यहाँ में जो कैटलिस्ट यूज करते हैं हैबर प्रोसेस में आयरन लेते हैं सॉलिड, तो ये हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का एग्जांपल है। वैसे ज़्यादा हमारे लिए इंडस्ट्री में हेट्रोजीनियस कैटलिसिस ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इनहेबिटर इसेंशियली क्या हो जाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट, क्योंकि दोनों का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, रिएक्शन की रेट को कम करना। ठीक, तो हिंदी में इसको बोलते हैं मंदक, इनहेबिटर्स। इसलिए इसेंशियली 100% है कि इनहेबिटर है, मतलब उसका काम है नेगेटिव कैटलिस्ट। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डेल्टा एस इज नेगेटिव, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स से, यहाँ से भी नीट में बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक, तो मैं यहाँ पूरा आपको डिटेल बता देता हूँ, आप ऐसे थर्मोडायनेमिक्स का मेरा प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए, एंट्रोपी सॉलिड केस में सबसे कम होता है, क्योंकि एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। इससे ज़्यादा होगा लिक्विड में और उससे ज़्यादा होगा गैस में। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है कि एंट्रोपी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ता है। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, तो प्रेशर बढ़ाने से एंट्रोपी घटेगा, क्योंकि प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो उसको स्पेस कम मिलेगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो डिसऑर्डरनेस कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रेशर बढ़ाने से एंट्रोपी घटेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो उस केस में एंट्रोपी अगर बढ़ता है, रिएक्टेंट से ज़्यादा है, ठीक है, गैसियस प्रोडक्ट, तो उस केस में एंट्रोपी बढ़ेगा। ठीक, अब कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। तो यहाँ में क्या है, पहले ऑप्शन में H2 है गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, सिर्फ 1 है। आगे देखना है माइंड स्टेचमेट्री नंबर 1 आगे, यहाँ में कितना हो गया, 2 हो गया। ये भी गैस है, ये भी गैस है, इसमें क्या होगा, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट बढ़ रहा है। चलिए यहाँ भी देखिए, यहाँ में कितने हैं, रिएक्टेंट में 2 हैं, यहाँ में कितने हो गए, प्रोडक्ट में 2 + 1, इसके लिए डेल्टा एन बोलते थे ना, डेल्टा एन केमिकल इक्विलिब्रियम में Kp = KCRT का पावर डेल्टा एन, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नो डाउट। N2 गैस 1 एटमॉस्फेयर पे है, बट वही नाइट्रोजन गैस अब कितने पे है, 8 एटमॉस्फेयर में है, तो प्रेशर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, एंट्रोपी कम हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन मिल गया। यहाँ में क्या हो रहा है कि कार्बन डायमंड है, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल, एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन पड़ा है, तो उसमें क्या होता है कि वो रिजिड होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड है, और ग्रेफाइट क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा लुब्रिकेंट होता है ना। यहाँ में क्या हो रहा है कि डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, और क्वेश्चन के लिए आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स। An electric current is passed through in an aqueous solution of the following compounds. Which of the following will decompose? तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आयनिक कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सीधा सीधा विच वन इज इलेक्ट्रोलाइट्स, तो जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते थे, आयनिक कंपाउंड, ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या उनके साथ। तो यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल, तो सीधा सीधा जो भी ऑप्शन यहाँ लिखा होगा आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वो सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, चलिए नेक्स्ट, द कैटालिटिक एक्शन ऑफ ए कैटलिस्ट इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए, कैटलिस्ट क्या करता है, जनरली किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, हालांकि जैसे आज डिस्कस कर लिया, पॉजिटिव होगा तो बढ़ाएगा, नेगेटिव होगा तो घटाएगा, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट करता क्या है, तो देखिए याद रखिए, कैटलिस्ट सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, बाकी किसी भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर डेल्टा एस, डेल्टा जी, डेल्टा जी, केपी, केसी, नथिंग, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को कैटलिस्ट चेंज नहीं करता, सिर्फ विच अल्टर्स ओनली एक्टिवेशन एनर्जी। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देगा, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ। ठीक है, अगर इसको ऐसे बना दें कि ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, कैटलिस्ट आपने नहीं यूज किया, बट कैटलिस्ट लेंगे तो वही कैटलिस्ट क्या करेगा, वही रिएक्टेंट वही प्रोडक्ट, उसको एक शॉर्टकट दे देता है, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पहले से कम हो जाएगा। पहले इतना था, देखिए अब कितना हो जाएगा, ये डॉटेड डॉटेड वाला, तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पहले से कम हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इनहेंस हो जाएगा, कोलिजन थ्योरी। ठीक, हालांकि यहाँ पे कैटालिटिक एक्शन है तो एज्यूम कर लिया जाता है कि पॉजिटिव की बात कर रहे हैं,
एक्टिवेशन एनर्जी को सिर्फ चेंज करेगा, तो इसलिए यहाँ में क्या डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, बाकी किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता है, एनर्जेटिक डाटा को चेंज मतलब Kp, Kc, डेल्टा S, डेल्टा G नथिंग। ठीक, तो कैटलिस्ट ओनली अल्टर्स चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। Which of the following sets of quantum numbers is not permissible arrangements of electrons in an atom? ये भी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस किया है। इसके लिए की पॉइंट्स क्या होता है कि देखिए n और l की वैल्यू कभी बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू क्या होता था 0 to n-1, हमेशा कम होगा, ये दोनों कभी बराबर नहीं है। ठीक, दूसरा क्या बोलते थे कि m की वैल्यू क्या होता था -l to +l, मतलब m कभी l से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब अगर मान लीजिए l की वैल्यू 2 है तो हम नहीं कर सकते कि m की वैल्यू -3 या +3 समथिंग, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए n = 4 है तो l की वैल्यू 0 होगा l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 हो गया, जो ऐसा ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा सही है। 3 है तो इससे कम 2 चलेगा, 2 से कम या इक्वल -1 चलेगा, ठीक है। 5 है तो उससे कम 3, 4 तक चलेगा, 3 से ये भी चलेगा, ठीक है। यहाँ में 3 है 2 है चलेगा, बट 2 रहने से ये -3 ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू क्या होती थी, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज -l to +l इंक्लूडिंग 0। तो अगर आप 2 लेंगे तो आपको -2 से +2 के बीच में आएगा, मतलब -2, -1, 0 और +1, इसलिए कितनी वैल्यूज हो गई 5 वैल्यू। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि d के कितने ऑर्बिटल होते हैं 5d ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी है, इस टॉपिक से भी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल? चलिए न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और NO। नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस। अगर आपने हाउसफुल 2 देखा होगा लास्ट सीन, तो हमें इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो न्यूट्रल है, मतलब नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो ये 3 फिलहाल ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक। जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम के ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब ये दोनों से रिएक्ट करते हैं, तो ये एम्फोटेरिक है। तो इन जनरल मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, इन जनरल में बोल रहा हूँ, एक्सेप्शनल तो केमिस्ट्री में मिलता ही आपको। तो मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो जनरली एसिडिक होते हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड वो एसिडिक होते हैं, सल्फर के, नाइट्रोजन के, ठीक है, हेलोजेंस लाइक। और कुछ ऐसे हैं वही जो न्यूट्रल हैं और कुछ एम्फोटेरिक हैं, ठीक। Which of the following represent the electronic configuration of the most electropositive? Most electropositive मतलब जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा, most electronegative मतलब जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। चलिए, when we move from top to bottom in a group, ऊपर से नीचे आएंगे साइज बढ़ेगा, है ना, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। एटॉमिक साइज क्या होता है, ऊपर से नीचे ग्रुप में बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होगा, देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा, ठीक। बोलिए अब यहाँ से सबसे सिंपली जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो वो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है सीजियम, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है फ्लोरीन, ठीक। मैंने सीजियम को आप डांट दीजिए तो आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये 6s1। आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक। Which of the following is not a redox reaction? Redox, reduction and oxidation takes place simultaneously. Reduction में क्या होता था, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ में कमती होगा इन ऑक्सीडेशन नंबर, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए तो ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। ऑक्सीडेशन में ठीक उल्टा है, ठीक। तो जहां में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो ना उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए पहले वाले में तो दिखाई दे रहा है, सेकेंड वाला तो ऑक्जेलिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट प्रैक्टिकल भी करते हैं, ये तो वेल नोन रिएक्शन है। सेकेंड वाला भी दिखाई दे रहा है,
तो इसमें कोई रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन पूछा है, तो इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कौन सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या था, 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन यही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी हाई एंड साइज शुड बी स्मॉल, इसीलिए क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि क्लोरीन की साइज इन सबसे बड़ी है। ऑल्दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर ऑलमोस्ट सेम, तो ये तो कहानी है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए अमोनिया बॉन्डिंग पॉइंट लो भी होता है, ये भी ठीक है, कैटिनेशन भी होता है, ये तो हमारा ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का, सपोर्टर ऑफ कंबशन या सपोर्टर ऑफ लाइफ भी कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक। Which of the following is the correct IUPAC name of this compound? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फंक्शनल ग्रुप पहले क्या है ये देखना है, OH, OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल, नो डाउट ये सीनियर है, किससे, डबल बॉन्ड से, ठीक। इसलिए जो हाइड्रोक्सी कब लगाते थे, जब ये या तो एल्डिहाइड के साथ होता या फिर कीटोन के साथ होता या फिर एसिड के साथ होता, वैसे एसिड इन दोनों से ज़्यादा सीनियर है। अल्कोहल जो होता है वो तीनों से जूनियर होता है, जब ये जूनियर होता है तो इनका नाम बदल जाता था, तो इनको हम हाइड्रोक्सी बोलते थे, इसको फॉर्मल बोलते हैं और इसको ऑक्सो या कीटो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसलिए जो आपको यहाँ पे हाइड्रोक्सी वर्ड यूज किया वो तो हमारा ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, ठीक। अब नंबरिंग करके देखिए, तो ऑब्वियसली नंबरिंग किधर को प्रेफरेंस देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, जो सीनियर होगा, तो नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो आप इधर भी जा सकते थे, इधर जाते, मतलब फंक्शनल ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा, पैरेंट चेन, बट यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये हो गया 3, इधर हम नहीं सोच सकते, ठीक है, तो इसलिए 1 2 3, तो 2 पे क्या आ रहा है, C2H5 इज नोन एज इथाइल, तो 2 इथाइल, 3 कार्बन मतलब प्रो, डबल बॉन्ड कहाँ में है, 2 में, कम वाले को काउंट करेंगे, और 1 में क्या है, ऑल, तो 2 इथॉक्सी प्रोप 2 इन 1 ऑल। चलिए दूसरी एक चीज, टेक्निकल चीज ये होता है, जैसे कहते थे ना कि एल्केन में से एल्केन, ठीक, अल्कोहल आने से क्या करते थे, -E वर्ड हटा देते थे और OL लगा देते थे, तो ये हो जाता था एल्के नॉट। उसी तरह डबल बॉन्ड के साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आता है इसका भी E हमें हटाना पड़ेगा, इस पर भी ध्यान देना है, कभी कभी ऑप्शन में गलती हो जाता है, इसलिए आपको देखिए डबल बॉन्ड होने से पूरा ईन लिखते हैं, प्रोपीन, ब्यूटीन, बट यहाँ में E हटा के फिर 1 और, करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, ठीक। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैसेस, ये क्या था, 1, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या था, Z से इसको डिनोट करते थे, वॉल्यूम रियल बाई वॉल्यूम आइडियल, ठीक। तो कोई गैस रियल गैस की तरह बिहेव करेगी, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, तो उसके लिए एक फैक्टर डिफाइन किया गया था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मतलब किसी गैस का अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे उसका वॉल्यूम 1 मोल ऑफ उस गैस का वॉल्यूम कितना था, 22.4 लीटर होता, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइडियल, बट रियली वो वॉल्यूम क्या होता है, इतना ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, ठीक, इसी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो आइडियल है तो ये दोनों सेम आएगा, तो सेम होने से 1, रियल गैस होता है तो यहाँ से 2 के साथ आया, तो ग्रेटर देन 1 या तो लेस देन 1, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस कंप्रेसिबल, मोर कंप्रेसिबल, ठीक। द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, चलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन ऑफ फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम था, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और सबसे कम मिथाइल, इसके लिए क्या लेते हैं, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस। हालांकि बेंजाइल कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन एल्काइल कार्बोकैटायंस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस I इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट, ठीक। अब कार्बन आयन ठीक उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन आयन का सबसे कम हो जाएगा, उसके बाद 2 डिग्री कार्बन आयन, फिर 1 डिग्री कार्बन आयन, और उसके बाद मिथाइल कार्बन आयन, ठीक है। इसी में यहाँ पे कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट मतलब वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचेगा तो ऑब्वियसली इस पे का चार्ज क्या होगा, थोड़ा डिस्पर्स होगा, मतलब आपको सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगा। और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, NO2 में माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा होगा। कार्बोकेटायन और कार्बन आयन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब O2 प्लस है ना, तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या मिलेगा हमें, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, ठीक। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये तुम्हें पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2.0। और O2 पे -1 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1.5। तो इसको निकालने के लिए है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करिए। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, जो नाइट्रोजन के केस में होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे से एक एक इलेक्ट्रॉन आप बढ़ाइए चाहे घटाइए, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0.5 कम होता जाता है। जैसे 13 इलेक्ट्रॉन आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 15 इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2.0, 17 आएगा तो 1.5, 12 आएगा तो कितना हो जाएगा 2.0, ठीक है। 11 आएगा तो कितना हो जाएगा 1.5। तो या तो 1 पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन बढ़ाइए चाहे पर इलेक्ट्रॉन घटाइए, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 0.5 कम होता जाएगा। नाउ बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ बॉन्ड डिस्टेंस, ठीक। तो देखिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है उसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें हो जाएगा, O2 पे -1, ठीक है। उसके बाद आएगा O2, सबसे कम हो जाएगा O2 प्लस। तो O2 पे मैंने ऑर्डर अगर यहाँ लिख दें तो क्या आ जाएगा, O2 प्लस, उससे ज्यादा आ जाएगा O2, उसके बाद आ जाएगा O2 पे -1, ठीक। तो O2 पे -1 मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। O2 पे -1 बट यहाँ में ऑर्डर गलत है, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों माइनस माइनस हो गया, तो एक्चुअली ये माइनस है O2 है, ये O2 प्लस है, क्वेश्चन के हिसाब से ये प्लस होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या मिलेगा हमें, सबसे ज्यादा O2 पे -1 सबसे ज्यादा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका सबसे कम है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद O2 आएगा और सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ करेक्टली। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है, बॉन्ड लेंथ का, ठीक। चलिए बॉन्ड ऑर्डर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ पर मोल, मतलब आपसे डेल्टा जी पूछ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स। तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड है, तो क्या फॉर्मूला था, NF-E0 सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसके लिए आप एक बार प्लेलिस्ट को देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको लाउच ला है, एक ही ट्रिक में आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फैराडेज ला है, वहां से भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन का। गैल्वेनिक सेल जिंक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिखाई दे रहा है 2, यहाँ भी 2, दोनों सेम है तो कुछ नहीं करना है। F का मतलब फैराडे कांस्टेंट 96500 होता है, लेकिन यहाँ में 00 दिया है। और E0 सेल आपको कितना दिया, सीधा सीधा 2। E0 सेल निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या था, E0 कैथोड माइनस एनोड, ठीक। भाई किलो जूल में पूछ रहा है तो वैसे भी हम हमेशा बोलते हैं जब भी एनर्जी निकालनी है आप 1000 से डिवाइड करिए किलो जूल में, ठीक है। तो ये भी खत्म, 2 2 जा 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेल्टा जी मस्ट भी नेगेटिव, इसलिए ये दोनों तो कहानी खत्म है, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, मतलब सीधा सीधा 384 किलो जूल, ठीक। चलिए, which of the following statement is not true about sucrose? On hydrolysis, it produces glucose and fructose. No problem. Alpha D glucose and beta D fructose देता है, ये तो क्लास 12 में पढ़ते ही रहते हैं। डाइसेक्राइड्स अल्फा डी एंड बीटा डी फ्रक्टोज। इसमें कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते थे, इन्वर्ट शुगर। ये भी सही है सुक्रोज के लिए, ठीक। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी सही है। तो फिर गलत क्या है, आपसे पूछा है कि नॉट ट्रू अबाउट सुक्रोज। जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं डाइसेक्राइड्स में, C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, बट C1 ऑफ बीटा फ्रैक्टोज ये गलत है। इसका अगर डायग्राम देखेंगे तो ये C1 की जगह में क्या आता था, C2। तो बीटा फ्रैक्टोज किस कार्बन पे है,
सेकेंड कार्बन पे है। तो ये जो फैक्ट यहाँ लिखा है स्टेटमेंट, ये एक्चुअली सुक्रोज के लिए सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी। क्लियर? चलिए, ये अल्कोहल का एक प्रिपरेशन है, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई, आपको ऑप्शन दिया हुआ है ग्रीनवॉट रिएजेंट से। तो पहला काम इस अल्कोहल का नेचर देखिए, मतलब वेदर दिस अल्कोहल इज 1 डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो CH2OH आता है तो हम आंख बंद करके क्या बोलते थे, 1 डिग्री और प्राइमरी। ठीक, CHOH आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री। बस इतना देख लिया, 2 डिग्री और सेकेंडरी। और COH, सिर्फ COH, बाकी यहाँ में हाइड्रोजन छोड़ के कुछ भी लगा दीजिए, कुछ भी, एनीथिंग, तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री और टर्शियरी। ठीक, चलिए, ऐसे तो जनरल है, बट एक यहाँ पे लिखता हूँ कि किसी भी ग्रिग्नॉर्ड का अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराएं, हाइड्रोलिसिस तो खैर कराना ही कराना है, ये हमें क्या देता है, 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी फिक्स है। ठीक, एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी आप एल्डिहाइड लीजिए, कोई भी, तो ये हमें क्या देता था, 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये क्लास 12 में कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट था। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल हमें बनाना है तो क्या लेना था, कीटोन, कोई भी कीटोन ले लीजिए, हाइड्रोलिसिस तो खैर कराना ही कराना है, तो ये हमें क्या देगा, 3 डिग्री अल्कोहल। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो टर्शरी और 3 डिग्री, हालांकि और भी बहुत सारे ग्रुप हैं जिनको ग्रिग्नॉर्ड से रिएक्शन कराने से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है। आपसे कह रहा है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के साथ कोई भी आप ग्रिग्नॉर्ड लीजिए, हमें क्या देगा, 1 डिग्री, CH2OH आएगा। तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन मिल गया। बाकी हमें आप देखिए, ये भी कीटोन है, ठीक, ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है। कीटोन लेंगे कि कोई भी ग्रिग्नॉर्ड लेंगे, बनेगा क्या, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इफ मोलिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज 0.05, मोलिलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलिलिटी आपको दे दिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी भी आपको दे दिया 0.16 केल्विन। देन व्हाट इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, के भी हमसे पूछ रहा है। तो एक लाइन का यहाँ पे फॉर्मूला था, डेल्टा टी वी इक्वल टू के वी इंटू मोलिलिटी। और क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आप सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। ठीक, चलिए, अब आपको निकालना क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, डेल्टा टी वी बाई एम। डेल्टा टी वी कितना दिया, 0.16 डिवाइडेड बाई 0.05, डेसिमल हटा दीजिए, तो 16 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 जा 15, 3.2 ऑप्शन है, यस, तो ये हो गया 3.2। ठीक, अगर मोलिलिटी नहीं दिया होता तब उस केस में हम फॉर्मूला पूरा लेते, तो बोलिए क्या मिल जाता, 1000 kb स्मॉल w डिवाइडेड बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल। ये मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्यूट जनरली क्या होता है, कमती होता है, इसलिए स्मॉल से लिखता हूँ। कैपिटल सॉल्वेंट ज़्यादा होता है और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ठीक, तो बट आपको मोलिलिटी दे दिया तो हम शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेम एक कहानी फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी है, जहाँ जहाँ भी लिखा है वहाँ वहाँ एफ कर देना है। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, 1 mole of any chemical species contains 6.023 10 to the power 23 number of molecules atoms। कुछ भी लीजिए केमिस्ट्री में, 1 मोल अगर वो है तो इतने नंबर और या एटम्स उसमें होंगे। ठीक, 1 मोल निकालना पहले, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मास बाई मोलर मास। मास आपको कितना दिया है, 4.4। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 44, सीधा सीधा आ गया 0.1। ठीक, चलिए 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, तो चलिए अराउंड फिगर में लिया, इसलिए अराउंड फिगर में लेता हूँ, 6.2 10 to the power 23, इतने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे।
मतलब 4.4 ग्राम की बात कर रहे हैं, तो 0.1 मोल हो गया। तो ऑब्वियसली अब फॉर्मूला देखना हमें। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन है? CO2, 2 ऑक्सीजन। ठीक, तो 2 ऑक्सीजन इसमें आ रहा है 1 मॉलिक्यूल में, और टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं? 0.1 इंटू 6.2 10 टू द पावर 23। तो ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ पे हमको मिल गया। अगर कार्बन का पूछा होता तो हम 2 की जगह में क्या लेते? 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एक डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो 22 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 जा 12। ठीक, तो चलिए अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 इंटू 10 टू द पावर, ये डेसिमल को मैंने यहाँ से हटा दिया 22। ठीक है ना। चलिए अब इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा हमें? ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। 12 इंटू 10 टू द पावर 23 लिखा है, और यहाँ में 1.2 इंटू 10 टू पावर 23 लिखा है। अगर 12 आप मतलब 2 को भी हटा देते हैं, 6 2 या 12 इंटू, तो ये डेसिमल जो है 0.1 मोल वाला इसमें एक कम कर देगा, तो 22 ही आना चाहिए। तो 12 लिखा है तो 22 होना चाहिए, ये भी यहाँ गलत हो गया, तो बच गया ये वाला। ये क्या हो गया? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, मतलब डेसिमल को आप शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इसको 10 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये बन जाएगा 1.2 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, चलिए इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स द कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर, इसके लिए तुरंत दिमाग में लाना है, वो क्या था? फैजान्स रूल, पोलराइजेशन। इसमें क्या है? कैटायन जितना छोटा होगा, स्मॉलर द कैटायन, कैटायन उतना छोटा हो, या बिगर द एनायन, एनायन जितना बड़ा होगा उसमें पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। ग्रेटर द पोलराइजेशन, ग्रेटर द डिफॉर्मेशन, ग्रेटर विल बी कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक, अब देख लीजिए, जनरली कॉमन रखता है, मतलब है तो कैटायन कॉमन होगा तो फिर एनायन देखना है, एनायन कॉमन है तो कैटायन देखना है। तो यहाँ में फिलहाल जो भी मेटल है, M नाम नहीं लिखा है, बस सेम है। हमारे पास क्या है? I माइनस है, फिर Br माइनस है, Cl माइनस है, और F माइनस है। तो ऑब्वियसली फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज बढ़ेगा, ये बड़ा होगा, फ्लोरीन छोटा होगा, क्लोरीन इससे थोड़ा बड़ा होगा, ब्रोमाइड थोड़ा और बड़ा होगा। तो नेगेटिव एनायन की साइज आयोडाइड का ज़्यादा है। एनायन में जितना बड़ा साइज होगा उसमें डिफॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा होगा, कैटायन उसको उतना ज़्यादा पोलराइज करेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर उसमें उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आयोडाइड, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद फ्लोराइड। तो ऑप्शन कहीं है आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। ठीक, 7.5 gram of a gas occupies 5.6 liter of volume at STP। चलिए मोलर वॉल्यूम जिसको बोलते थे, 1 mole of any gas at STP occupies 22.4 liter। ठीक, तो वॉल्यूम आपको कितना दिया है? 5.6, 22.4 लीटर से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए तो ये आ जाएगा 1/4, मतलब 1 मोल होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होना था? 22.4। उल्टा बोलिए, अगर 22.4 वॉल्यूम है तो कितने मोल्स होंगे? 1। ठीक, तो 5.6 लीटर है तो कितने होंगे? 1/4। अब 1/4 मतलब नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल गया 1/4। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास। ठीक, तो वेट आपको दिया हुआ है कितना? 7.5 क्वेश्चन में दिया है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या करते थे? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। मास कितना दिया आपको? 7.5, तो यहाँ 7.5 रख देंगे, इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे, इसको उठा के यहाँ लाएंगे, तो ये 1.4 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब 7.5 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 30 ग्राम पर मोल। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऐसा गैस है जो ऑप्शन दिया उसका मोलर मास 30 आ रहा है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, ऑक्सीजन का 16, ऐड करेंगे तो आ गया 30। नाइट्रोजन का हो गया 28 N2 प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया? 44, नहीं होगा,
कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया 28, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ठीक। Which of the following reacts with NaOH, sodium hydroxide, to produce an acid and alcohol? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दो रिएक्शन होता है, एक एल्डोल कंडेंसेशन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो क्या देता था एल्डोल कंडेंसेशन, इसकी कंडीशन ये थी अल्फा हाइड्रोजन। और दूसरा क्या था कैनिजारो, ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक, मतलब एक बार ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा एसिड, और एक बार रिड्यूस होगा तो क्या देगा एल्कोहल। ठीक, और कैनिजारो कौन देते हैं जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसमें आता है फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और ट्राईमिथाइल एस्टल्डिहाइड, ट्राईमिथाइल एस्टल्डिहाइड, और CCH हो जाएगा, एक कार्बन और आएगा CCH। लेकिन किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। Identify Z in this sequence, C6H5NH2, C6H5NH2, this is known as benzene diazonium, sorry, C6H5NH2 is known as aniline। ठीक, तो aniline, और इस रिएक्शन का नाम है डाई एजोटाइजेशन, NaNO2HCl या HNO2, बट उसके लिए NaNO2 और HCl लेते हैं 0 to 5 डिग्री पे। यहाँ से क्या बन जाएगा दिस रिएक्शन इज नोन एज डाई एजोटाइजेशन, यहाँ से बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, और इसके साथ लेंगे CuCN, तो यहाँ में आ जाएगा साइनाइड, क्लोरीन होने से क्लोरीन आना था, ब्रोमीन होने से ब्रोमो आना था, CN होने से साइनो आना था। और जब भी साइनाइड की एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो CN की जगह पे याद रखिए हमेशा आएगा COOH, बाकी जो जैसे वैसे चिपका देना है। ठीक, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेंजोइक एसिड। हाँ, अगर यहाँ पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखा होता, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तब उस केस में एमाइड आता, CN की जगह पे CONH2 आता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और CONH2 आने से जनरली हमसे हाफ मान पूछ देता है, Br2NaOH हाफ मान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो साइनाइड तो कहीं नहीं पढ़ना है, बट साइनाइड आपको हर जगह आता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन फ्रॉम 35। हाँ, इसमें एक चीज़ और होता है टेक्निकल चीज़ कि 61 से 70 तक के क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, और 36 से लेके 60 तक के क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो इसका पेपर भी मैंने अपलोड किया हुआ था, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर दिया बहुत सारे, तो आप एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब एक पार्टिकुलर क्वेश्चन करना नहीं होता है, उस पार्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखना होता है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, केमिकल बॉन्डिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट, उन सब के प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारे जितने भी क्वेश्चंस एनडी में पूछे जाते हैं इंग्लिश में, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेयरली कहीं कहीं वैल्यू आपको चेंज होता है, तो जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा, चाहे आप जो भी एग्जाम दीजिए। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का मेन ऑब्जेक्ट एक्चुअली ये होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम, अभी ये 2023 का था, 22 वाला भी डिस्कस करेंगे और 25 वाला भी, 24 वाला भी। ठीक, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो या कोई, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ठीक है।